अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में सब टॉपिक स्टैटिस्टिक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट्स को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एग्जाम में हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि हम डिस्क्रिप्टिव में किन चीज़ों को कवर करते हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में किन चीज़ों को कवर करते हैं। तो आइए हम इसको आपको डिटेल में समझाते हैं कि डिस्क्रिप्टिव बेसिकली क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम कौन से डेटा को कवर करते हैं और डेटा को किस तरीके से कवर करते हैं। तो आइए देखें, मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है आपके सामने कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डील करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद डेटा को प्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आएगा, और उसके बाद डेटा को एनालाइज करते हैं। तो ये 3 स्टेप यहाँ पर मैंने बताए हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। इन तीनों चीज़ों के करने को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डील करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ कि कलेक्ट करने के डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, आप एक कॉलेज के अंदर आप जाते हैं और एक कॉलेज का डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करते हैं, या स्टूडेंट्स के जो है वो आप ओवरऑल परसेंटेजेस कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स की हाइट कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट की एजेस कलेक्ट करते हैं। तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। देन उस एजेस को या उस मार्क्स को, फॉर एग्जांपल आप गए, आपने कहा तमाम स्टूडेंट्स के, कॉमर्स के जितने स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज के अंदर, आपने उन सब के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स कलेक्ट करने हैं। तो आप एक रफ रॉ डेटा कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा आपके पास तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कई तरीक़ों से हो सकती है। आप चाहें तो उसको ग्रुप डेटा बनाकर फिर आप ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करें, बार चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करें, आप उसका कर्व बनाएं, कोई किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, देन आप उसको एनालाइज करेंगे, कितने बच्चों के इतने मार्क्स हैं, कितने बच्चे A1 ग्रेड्स हैं, कितने बच्चे A ग्रेड्स हैं, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि पास नहीं हो सके। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तमाम तक चीज़ें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डील करते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डील करती है जब हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, बहुत बड़ी अगर पॉपुलेशन हमारे पास, बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास, उसमें से हम चंद चीज़ों का, यानी सैंपल को कलेक्ट करते हैं, सैंपल के डेटा की बेसिस पर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, डील्स विद द कंक्लूजन्स ड्रॉन अबाउट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। जो लिखा है अबाउट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा, एंटायर सेट ऑफ डेटा का मतलब होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूज डेटा। ठीक है, व्हेन वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा वी कैन से इट अ पॉपुलेशन। ठीक है, हम किसी भी पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं यूजिंग ओनली अ पार्ट ऑफ सच डेटा। ठीक है, अ पार्ट ऑफ सच डेटा, कौन सा डेटा? जो कि पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का कुछ पार्ट इस्तेमाल करते हैं और पॉपुलेशन के कुछ पार्ट को सैंपल कहा जाता है। ठीक है, इट मीन्स पॉपुलेशन एक लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा होता है और सैंपल एक जो है हमारे पास सर्टेन अमाउंट डेटा होता है जो कि पॉपुलेशन में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे हम सैंपल कहते हैं। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब जिसे हम खुद इन्फर करते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब ये हुआ कि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में जो रिजल्ट है वो निकालते हैं सैंपल की रिजल्ट के बेसिस पे। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगा कि फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जो कि आपकी टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, एक कंपनी टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है और एक दिन में मैं कहूँ कि वो कंपनी 500 टी शर्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। मुझे पता करना है कि 500 टी शर्ट जो मैन्युफैक्चर होती हैं उसमें से डिफेक्टेड कितनी निकलती हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास जो है 500 शर्ट्स में से कोई डिफेक्टेड पीस निकल आए। ठीक है, तो जो देखिए, जब भी कोई कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, कोई ऑटो पार्ट की इंडस्ट्री अपना कोई पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, तो मैन्युफैक्चर होने के बाद वो उस पार्ट को इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है, यानी इसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि आया उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया, और अगर डिफेक्टेड पीस होता है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, यानी वो आगे इंडस्ट्री में डिफेक्टेड पीस या किसी भी मार्केट में डिफेक्टेड पीस को नहीं लॉन्च किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो इंडस्ट्रीज इंस्पेक्शन करती हैं और अपने प्रोडक्ट को वापस से पूरा थॉरली देखती हैं और उसमें डिफेक्टेड पीस को बाहर निकलती हैं, उनके मार्केट में जाने के बाद डिफेक्ट्स निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन वो इंडस्ट्रीज जो कि डिफेक्ट को चेक नहीं करती, यानी इंस्पेक्शन का प्रोसेस नहीं करती हैं, क्वालिटी अश्योर नहीं करवाती किसी अपने पार्ट की, तो उसका पार्ट जब मार्केट में उतरता है तो उसमें डिफेक्ट पीस निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि हमने पॉपुलेशन
का जो डेटा है पॉपुलेशन के बारे में, जो कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना है वो सैंपल की बेस पे करना है। तो अगर एक इंडस्ट्री में 500 टी शर्ट्स बन रही हैं, या यूँ कहते हैं कि अगर 1 घंटे के अंदर एक कंपनी जो है वो 10 टी शर्ट्स तैयार करती है, तो आप 10 की इंस्पेक्शन नहीं करोगे। आप जो है 10 शर्ट्स हैं, आप उसमें कोई 1 या 2 की इंस्पेक्शन करोगे। 1-2 अगर सही बनी तो 10 की 10 हमारे पास सही होंगी। इसी तरह अगर एक दिन में 500 टी शर्ट्स बन रही हैं, तो आप कोई भी 500 में से 10 टी शर्ट उठा के रैंडमली चेक करोगे कि क्या ये 10 टी शर्ट्स सही बनी हैं। अगर वो 10 टी शर्ट सही बनी है, वो 10 क्या है, सैंपल है। जबकि 500 टी शर्ट्स आपकी डेली बेसिस पे बन रही हैं, 500 जो है आपके पास पॉपुलेशन है, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको आप चेक नहीं कर सकते। तो आपने पूरे डेटा का, पूरी पॉपुलेशन का जो कंक्लूजन है कि हाँ भाई आज जो हमने शर्ट्स बनाई हैं, आज जो कंपनी ने शर्ट्स बनाई है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उस पूरी पॉपुलेशन का जो कंक्लूजन निकाला मैंने कि आइदर इट इज डिफेक्टेड और नॉट डिफेक्टेड, वो मैंने किसकी बेस पे निकाला, सैंपल। यानी मैंने रैंडमली उन 500 शर्ट्स में से 10 शर्ट्स सिलेक्ट की और 10 शर्ट्स को इंस्पेक्ट किया और देखा उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और अगर नहीं है तो मैंने कहा पूरा लॉट जो है, पूरी पॉपुलेशन जो है वो ओके है और इसको आप मार्केट में जाने दें। इसका मतलब ये है कि ये होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम किसी पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, उसके बारे में हम वो ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमने 2 किस्म की स्टैटिस्टिक्स आपको बताई हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और एक है इन्फ्रेंशियल। होपफुली आपको दोनों की डेफिनेशन विद एग्जांपल क्लियर हो चुकी होगी। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि फर्दर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक टर्म्स हैं, हम उसे पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है पॉपुलेशन, जो कि इसका जिक्र मैं अभी आपके साथ कर रहा था। पॉपुलेशन एंड सैंपल आपने समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल। थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि किसी भी इंटायर डेटा को, जिसमें तमाम तर डेटा इन्वॉल्व होता है, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और अगर उस डेटा में से कुछ हम एक्सट्रैक्ट कर लें, कुछ स्मॉल नंबर ऑफ डेटा, सम अमाउंट ऑफ डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे जो हम रिजल्ट निकालते हैं, उसे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का नाम दिया था मैंने। तो बेसिकली उसमें सैंपल और पॉपुलेशन वही था जो मैं भी आपको समझाने लगा हूँ। नंबर 1 इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कंप्लीट collection. It is a complete collection of individuals, objects, measurements or anything that is that shows the entire data. ठीक है, जैसे मैंने भी कहा कि अगर 500 जो है वो टी शर्ट्स जो है एक इंडस्ट्री जो है या एक कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो मैंने आपको कहा कि टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स कितनी है, तो आपने कहा टोटल कलेक्शन जो है, जो कंप्लीट कलेक्शन है टी शर्ट्स का, इंडिविजुअल्स मीन टी शर्ट्स का जो कंप्लीट कलेक्शन है, या ऑब्जेक्ट्स में आप बात करें, टी शर्ट्स ऑब्जेक्ट है, उसका जो कंप्लीट कलेक्शन है वो 500 टी शर्ट्स है, ठीक है, डेली बेसिस पे। मंथली पूछूंगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है किसी भी चीज़ की कंप्लीट कलेक्शन को, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, ऑब्जेक्ट्स हों, मेजरमेंट्स हों, उन सबको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखी है ताकि आप समझ जाएं। ऑल स्टूडेंट इन द कॉलेज, कॉलेज के अंदर तमाम स्टूडेंट, इसका मतलब है कंप्लीट कलेक्शन है। किसी भी कॉलेज के अंदर ऑल स्टूडेंट का मतलब है कि उसमें तमाम स्टूडेंट आ जाते हैं, लिहाजा ऑल स्टूडेंट इन द कॉलेज, कॉलेज में तमाम स्टूडेंट इज़ अ कंप्लीट कलेक्शन। लाइब्रेरी में मौजूद तमाम बुक्स इज़ अ कंप्लीट कलेक्शन। तो बेसिकली इज़ अ पॉपुलेशन। अगर लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं तो मैं कहूँ भाई मेरी लाइब्रेरी के अंदर, हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी, उसके अंदर हमारे पास 1 लाख बुक्स हैं, तो 1 लाख बुक्स का मतलब है कि मैं कंप्लीट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। अब मैं कहूँ उस पॉपुलेशन में से जो है वो ओनली जो है 1000 जो है हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं, तो ये एक सैम्पल हो गया कि हमने जो है वो 1 लाख बुक में से 1000 बुक को अलग किया तो वो इंग्लिश की निकली, तो इट इज़ अ सैम्पल। सैम्पल बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के एक पार्ट को हम सैम्पल कहते हैं। मैं इन्हीं 2 एग्जाम्पल को रिलेट करता हूँ। देखिए आप, पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट कलेक्शन बट सैंपल इज अ पार्ट और अ सबसेट, सबसेट को भी कहते हैं हम पार्ट, ठीक है, ऑफ अ पॉपुलेशन। इट मीन्स सैंपल हमेशा पॉपुलेशन में से ही आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दी उसने, पॉपुलेशन थी हमारे पास ऑल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, तो सैंपल क्या होगा, सम स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। देखिए लिखा हुआ है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सम स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई कॉलेज के सारे स्टूडेंट, तो इट इज़ अ पॉपुलेशन। लेकिन कॉलेज की फुटबॉल टीम, तो उसमें हमारे पास जो है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट आएंगे, पूरा कॉलेज जो है फुटबॉल टीम में शामिल नहीं होगा, बल्कि कॉलेज के कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे पास फुटबॉल टीम का हिस्सा होंगे। तो बेसिकली इट इज़ अ सैंपल, सैंपल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन और इट इज़ द पार्ट और अ सबसेट ऑफ अ सॉल्यूशन।
ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह ऑल बुक्स ऑफ द लाइब्रेरी जो है हमारे पास पॉपुलेशन कहलाता है, जबकि सम बुक्स सिलेक्टेड फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में से मैंने जाकर कुछ बुक्स को सिलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब है जो कुछ बुक्स का सिलेक्शन किया है मैंने वो मेरे पास सैंपल कहलाएगा। इसी तरह मैंने पॉपुलेशन में 2 और एग्जांपल लिखी हुई है। हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स की हाइट्स का डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, तो ये बेसिकली एक लार्ज कलेक्शन होगा। स्कूल में 500 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं या 1000 स्टूडेंट्स हैं, उन 1000 स्टूडेंट्स की हाइट्स का डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, इसका मतलब मेरे पास ये पॉपुलेशन आ गई है। इस पॉपुलेशन में से मैं अगर कुछ बच्चों की हाइट लेता हूं तो इसका मतलब है ये मेरे पास सैंपल आ जाएगा। और इसी तरह लास्ट एग्जांपल है सैलरीज ऑफ द कंपनी वर्कर्स, एक कंपनी में अगर 1000 वर्कर काम कर रहे हैं उन सब की सैलरीज का डेटा कलेक्ट करना, ये मेरे पास पॉपुलेशन कहलाएगा। और मैं कहूँ कि नहीं तमाम डिपार्टमेंट्स के मैनेजर की सैलरीज ले आए सिर्फ, तो इसका मतलब है वो एक सैंपल आ जाएगा। लिहाजा हमने यहाँ पर सैंपल और पॉपुलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लिया है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे और आगे दीगर बेसिक टर्म्स आपको भी पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद, तो उसमें आपको पॉपुलेशन समझना और सैंपल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पॉपुलेशन और सैंपल नहीं समझ में आएगा तो आगे की टर्म में भी आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होगा। लिहाजा इसको अच्छी तरह समझ लें। कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी हो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपकी वो क्यूरी भी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए हल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरी टर्म्स पे जाऊँगा। नेक्स्ट बेसिक टर्म्स हमारे पास बोर्ड पे मेंशन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। ठीक है, पैरामीटर हमने पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ना है। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इससे पहले हमने पॉपुलेशन पढ़ा, पॉपुलेशन क्या था, एक इंटायर डेटा। जैसे किसी भी कॉलेज के तमाम बच्चों की हाइट्स अगर मैं कलेक्ट कर लूँगा तो हाइट कलेक्ट करना तो पॉपुलेशन कहलाएगा। और अगर उस पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर मैं कोई भी चीज़ कैलकुलेट करता हूँ, यानी मैं उस हाइट का एवरेज निकालूँ, मैं उस हाइट का मीन निकालूँ, मॉड निकालूँ, मीडियन निकालूँ, उस हाइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ कैलकुलेट करूँगा मैं, यानी उस पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर मैं कोई भी चीज़ कैलकुलेट करूँगा तो वो पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पैरामीटर क्या होता है तो पैरामीटर हमेशा पॉपुलेशन का होता है, सैंपल का पैरामीटर नहीं होता। पैरामीटर होता क्या है, जब भी कोई क्वांटिटी को आप मेजर करें पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन यानी इंटायर सेट ऑफ डेटा में से अगर आप कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो वो आपकी पैरामीटर कहलाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा था, यहाँ देखें आप, अगर मैं इसको मेंशन करूँ यहाँ से, हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, ये देख के आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं सिर्फ हाइट की बात करूँ कि हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट की हाइट है, इसका मतलब है ये पॉपुलेशन है। तमाम स्टूडेंट की हाइट मैंने अपने पास मेजर कर ली, नोट कर ली, सॉरी, और नोट करके जब मैं उस डेटा को कलेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या कहलाएगा, वो पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर उस डेटा का यानी हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज का मैं क्या निकाल लूँ, मैं एवरेज कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, अगर मैं उस हाइट का एवरेज कैलकुलेट कर लूँगा तो बेसिकली एवरेज इज द कैलकुलेटेड क्वांटिटी। किसकी कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन। यानी मैंने पॉपुलेशन पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स का जब मैंने हाइट मेजर की, हाइट मैंने नोट की, नोट करने के बाद मैंने उस हाइट्स का एवरेज ले लिया। एवरेज लेने का मतलब ये है कि ये मेरा पैरामीटर कहलाएगा। इट मीन्स पैरामीटर इज एनी क्वांटिटी दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसी तरह अगर एक बुक फेयर लगा हुआ है तो बुक फेयर के अंदर जो प्राइस है ऑल मैथ्स बुक्स, तमाम मैथ्स की बुक की प्राइसेस, इसका मतलब है बुक फेयर में जितनी भी मैथ्स की बुक्स हैं वो पॉपुलेशन कहलाएगा, क्योंकि तमाम मैथ्स की बुक्स की बात हो रही है जो कि बुक फेयर में। अगर प्राइसेस तक की बात करूं तो ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है और उसका मैंने क्या निकाला है, एवरेज निकाला है। तो बेसिकली आई हैव कैलकुलेटेड एवरेज, ठीक है, आई हैव कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन, प्राइसेस ऑफ मैथ्स बुक्स इन अ बुक फेयर। बुक फेयर के अंदर जो मैथ्स बुक्स हैं उन तमाम मैथ्स बुक्स की जो प्राइसेस हैं उसका मैंने एवरेज निकाला है। इसका मतलब मैंने पॉपुलेशन के लिए कोई क्वांटिटी को कैलकुलेट किया है और इसे हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब पैरामीटर का ताल्लुक हमें हमेशा किससे होगा, पॉपुलेशन से होगा। अब चलते हैं स्टैटिस्टिक की तरफ। स्टैटिस्टिक क्या होती है, हर वो क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, यानी कोई भी क्वांटिटी अगर मैं मेजर करूं सैंपल से तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वो हमारे पास स्टैटिस्टिक कहलाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एवरेज जो है हमेशा पैरामीटर होता है, एवरेज किसी चीज़ का भी हो सकता है। यहाँ पर भी देखें एवरेज है, यहाँ पर भी एवरेज है, यहाँ पर भी एवरेज है, लेकिन एवरेज लिया किसका जा रहा है, तो देखें एवरेज ऑफ द हाइट, हाइट ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स, यहीं से आपको बात समझ में आ गई, 20 स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम अ कॉलेज। इसका मतलब ये हुआ
कि कॉलेज, पूरा कॉलेज है, ये एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया गया है किसको, 20 स्टूडेंट को। इसका मतलब है 20 स्टूडेंट क्या है, मेरे पास सैंपल है, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, तमाम कॉलेज के स्टूडेंट में से सिर्फ 20 स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया और 20 स्टूडेंट की जो हाइट है उसका मैंने एवरेज लिया है। तो बेसिकली इट इज द एवरेज ऑफ ओनली द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट। तो ये किसकी क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी कैलकुलेट हुई है सैंपल की, यानी मैंने एवरेज कैलकुलेट किया है 20 स्टूडेंट का, मैंने पूरे कॉलेज का एवरेज कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो एवरेज कैलकुलेट हुआ है वो ऑल स्टूडेंट का हुआ है, लिहाजा इसमें तमाम स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे, यानी ये पॉपुलेशन की जो है वो क्वांटिटी कैलकुलेटेड हुई है। और यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज कैलकुलेट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट का हुआ है, और ये 20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं पूरे कॉलेज से। यानी ये पॉपुलेशन में से जो डेटा हम सेलेक्ट करते हैं उसे हम सैंपल कहते हैं, और सैंपल की किसी भी क्वांटिटी को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमने पॉपुलेशन पढ़ लिया, हमने सैंपल पढ़ा है। पॉपुलेशन का जो ताल्लुक है वो पैरामीटर से है, और सैंपल का ताल्लुक जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से। अब हम जाएंगे नेक्स्ट, आपके पास जो बेसिक टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल नेक्स्ट टर्म है, तो आइए अब वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। वेरिएबल स्टूडेंट्स हर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन वेरी करती है। ठीक है, देख सकते हैं आप बोर्ड पे वेरिएबल की डेफिनेशन जॉट डाउन है। अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन टू द नेक्स्ट। इसका मतलब है कि एक ऐसी चीज़, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पर्सन टू पर्सन, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करती रहे या ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन वेरी करती रहे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। मैंने इधर 3 से 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है बोर्ड के ऊपर, आप देख सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स, कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 600 स्टूडेंट हैं, और हम उनकी हाइट का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि तमाम स्टूडेंट की हाइट एक जैसी हो। इसका मतलब है हाइट, बेसिकली हाइट इज़ द वेरिएबल, क्योंकि हाइट स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी। अगर मैं जो है 100 स्टूडेंट की हाइट मेजर करता हूँ या उनकी हाइट नोट डाउन करता हूँ, तो किसी की 5 फीट 4 इंच, किसी की 5 फीट 3 इंच, किसी की 6 फीट, किसी की 6 फीट 2 इंच। तो इसका मतलब है कि इस तमाम स्टूडेंट्स की हाइट चेंज हो रही है। ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे पास वो वेरी कर रही है। तो इस पूरे एग्जाम्पल में मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस वक्त हाइट है, क्योंकि हाइट वो चीज़ है जो कि ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन वेरी कर रही है, यानी स्टूडेंट टू स्टूडेंट हाइट मेरे पास वेरी करेगी। इसी तरीके से एजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में अगर 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबकी हाइट सेम हो, सबकी एजेस जो है वो सेम हो, हर वर्कर की एज मुख्तलिफ हो सकती है। इसका मतलब है अगर मैं एजेस का डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूँ तो एजेस जो है वो वेरी कर सकती हैं, ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन एजेस वेरी कर सकती हैं, लिहाजा एज वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल दैट कैन बी चेंज, दैट कैन बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कलर्स ऑफ कार्स ऑन द रोड। रोड पे बहुत सारी कार्स जा रही होंगी, लेकिन सब के कलर्स मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट 10 कार्स के मुझे कलर्स बताएं, पहली जो अभी 10 कार्स यहाँ से गुजरेंगी रोड से उसके आप कलर्स बताएं, तो हो सकता है कि कलर्स डिफरेंट हो। एक ब्लू कार गुजरे, एक सिल्वर गुजरे, एक मेटालिक गन गुजरे, इसका मतलब है डिफरेंट कार्स के कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं। लिहाजा कलर्स ऑफ अ कार इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन एंड इट इज अ वेरिएबल। ठीक है, नाउ ब्लड ग्रुप्स ऑफ अ स्टूडेंट्स, जो ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट का, स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं या 1000 स्टूडेंट्स हैं, उन सब का ब्लड ग्रुप एक नहीं हो सकता, वो वेरी करेगा और पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट के पास गए, वो कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव हो सकता है, फिर तीसरे का ओ नेगेटिव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 स्टूडेंट्स का जो है ब्लड ग्रुप लें, उसमें 3 का सेम आए, 3 का ए पॉजिटिव आ जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सेम आ गया तो उसको हम वेरिएबल नहीं कह सकते। अगर 3 का सेम आ गया, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि वेरी कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप भी हमारे पास वेरिएबल में आएगा, क्योंकि वो चेंज होता है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नाउ लास्ट जो मैंने एग्जांपल लिखी है वो लिखी है ऑब्टेन मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज की एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट्स हैं और 500 स्टूडेंट ने इंग्लिश का एग्जाम दिया है और उनके मार्क्स आए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 500 के 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं आपके सेम हो, वो मार्क्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है,
और ये भी हो सकता है कि कॉलेज के 500 में से 10 स्टूडेंट के मार्क्स 80 आ जाएं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि फिक्स आ जाएंगे सबके मार्क्स। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आइदर दे आर रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन बट दे कैन बी चेंज। ऑब्टेन मार्क्स मे वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज। हर कॉलेज के एक कॉलेज के स्टूडेंट के जो जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके मार्क्स थोड़े बहुत वेरी करेंगे, लिहाजा इसको भी हम वेरिएबल में कंसिडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हाइट हो, एज हो, कलर हो, ब्लड ग्रुप हो या ऑब्टेन मार्क्स हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। अगर आप डेली लाइफ में कितनी एग्जांपल अपने आसपास दे सकते हैं जो कि आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सब के सब कोई ना कोई वेरिएबल आपको बता देंगे, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर मैंने वेरिएबल को कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया है। इसका जो अगला पार्ट है वो मैंने आपको वेरिएबल की कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी कहते हैं, मैंने वो डिस्कस करना है। उसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हाइट को आप मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल आपसे मैं बात करता हूँ कि आपकी हाइट क्या है, तो स्टूडेंट ने मुझे जवाब दिया कि सर मेरी हाइट 5 फीट 9 इंचेस है, ठीक है। मैंने पूछा स्टूडेंट आपकी एज क्या है, स्टूडेंट ने कहा सर मेरी एज है 17 ईयर्स, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि इस वक्त जो कार गुजरी है या आप जिस कार में आए हैं उसका कलर क्या है, आपने कहा सर कलर है वाइट। देन आपसे पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपने कहा सर ए पॉजिटिव। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा अगला टॉपिक जो इससे रिलेटेड है वो आप यहीं पे समझ जाएं और उसको इतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं से उस चीज़ को समझ जाएं। जो ब्लड ग्रुप है आपने कहा सर ए पॉजिटिव है हमारा ब्लड ग्रुप, ठीक है। देन मैंने आपसे कहा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए इंग्लिश में आउट ऑफ 100, तो आपने कहा सर आई हैव सिक्योर्ड 80 मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। ये आपने मुझे वेरिएबल के आंसर दिए हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या था, हाइट, आपने आंसर दिया 5 फीट 9 इंच। वेरिएबल था एज, आपने आंसर दिया 17 ईयर्स। कलर का आपने आंसर दिया वाइट। ब्लड ग्रुप का आपने आंसर दिया ए पॉजिटिव और ऑब्टेन मार्क्स का आपने आंसर दिया 80। आप ये देख सकते हैं मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दी हैं और 5 एग्जाम्पल में आपने डिफरेंट आंसर दिए हैं। कभी आपने न्यूमेरिक डेटा में आंसर दिया है, ठीक है, कभी आपने यहाँ पर भी न्यूमेरिक डेटा में आंसर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर आपने न्यूमेरिक आंसर नहीं दिया, वाइट इज अ नॉन न्यूमेरिक आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा आंसर दिया आपने मुझे, नॉन न्यूमेरिकल आंसर। देन ए पॉजिटिव आपने कहा ये भी नॉन न्यूमेरिकल है, ठीक है। देन आपने मार्क्स बताया जो कि न्यूमेरिकल है, यानी न्यूमेरिक डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल बहुत सारे हैं। 5 वेरिएबल की एग्जांपल मैंने आपको दी है। डिफरेंट वेरिएबल आप भी सर्च आउट कर सकते हैं, आप खुद से मुझे बता सकते हैं कि सर ये भी वेरिएबल है और हमारे पास 10 और वेरिएबल हम जहन में आ रहे हैं आपके, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बात यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि स्टूडेंट जो भी मैंने यहाँ पर वेरिएबल के आंसर जॉट डाउन किए हैं दे माइट बी इन न्यूमेरिक फॉर्म और इन नॉन न्यूमेरिक फॉर्म। वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। तो मेरी अगला जो मेरा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि वेरिएबल की 2 टाइप्स पढ़ी जाती हैं, ठीक है। आपको 2 सेट करके पढ़ाएंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, एंड देन आपको पढ़ाएंगे डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस वेरिएबल। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल का, ठीक है। यानी कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिनका आंसर हमेशा एक न्यूमेरिक नंबर आएगा, क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी के अंदर एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं उसमें हमेशा क्वांटिटी को जाहिर किया जाता है, यानी न्यूमेरिक नंबर आंसर आता है आपका। इसका मतलब आपसे मैं पूछूं हाइट क्या है, तो आप कहेंगे सर हाइट एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। एजेस क्या है, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। जबकि मैं आपसे पूछूं कि कलर्स क्या है, कलर ऑफ अ कार एंड ब्लड ग्रुप, तो आप कहेंगे सर ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। ये क्वालिटेटिव वेरिएबल में आएगा कि उसकी कलर, उसकी कार जो है वो रेड है, उसकी ब्लू है, उसकी वाइट कार है। इसका मतलब है ये जो वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव जो है वेरिएबल है, ठीक है। आइए हम अब उस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसमें आपको डेफिनेशन बताई जाएगी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल का डिफरेंस मेंशन है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया उसी को मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब होता है ये आपको न्यूमेरिक नंबर बताएगा आपको हमेशा, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल का मतलब होता है व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, यानी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी अगर
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जा रही है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी अगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जा रही है, इसका मतलब है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है, जिसका आंसर हमारे पास एक न्यूमेरिक फॉर्म में आए वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आता है। जैसे कि मैंने आपसे अभी शेयर किया था, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट की हाइट जो है वो आपको न्यूमेरिक आंसर मिलेगा 5 फीट 6 इंच, ठीक है। एज किसी भी वर्कर की आपको न्यूमेरिक मिलेगी, वर्कर की एज है 25 ईयर्स, ठीक है। देन आपके पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मैथ्स में स्टूडेंट ने 95 मार्क्स लिए हैं, तो आपके पास ये तमाम के तमाम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के जो आंसर हैं आपको वो न्यूमेरिक फॉर्म में मिलेंगे। इसका मतलब जब भी किसी कैरेक्टरिस्टिक को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे तो वो वेरिएबल हमारे पास, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। इसी के बरक्स अगर आप देखें तो वो तमाम वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वैल्यू हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सकें, यानी हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ब्लड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हमने आपको बताया था आप बी पॉजिटिव कर दें, ठीक है। कार रेड कलर की कार है, ठीक है, तो इसका मतलब है रेड इज नॉट अ न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। बी पॉजिटिव इज नॉट अ न्यूमेरिक नंबर, इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप और कलर ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम उसे कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है, जो हमें क्वालिटी बताता है। ब्लड ग्रुप क्या है आपका, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये आपके ब्लड की क्वालिटी बता रहा है। रेड कलर की कार है, वाइट कलर की कार है, तो ये आपको क्वालिटी ऑफ द कार बता रहा है कि मेरी कार रेड कलर की है और मेरी कार वाइट कलर की है। तो बेसिकली दीज आर दोज वेरिएबल्स that cannot be expressed numerically and that's why they are said to be qualitative variable, ठीक है। यहाँ पर हमने दो टाइप्स पढ़ ली वेरिएबल्स की, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव वेरिएबल की भी दो टाइप्स होती हैं आपके पास, ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल यहीं पर नहीं तक रहेगा, लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फर्दर दो टाइप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। तो आइए अब उसको स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको चलिए मैं आप इसको पहले लिख भी लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल की। ये दो फर्दर टाइप्स होती हैं वेरिएबल की, और कौन से वेरिएबल की, न्यूमेरिक वेरिएबल की, ठीक है। न्यूमेरिक वेरिएबल से मुराद है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। मैंने आपको इससे पहले दो टाइप्स पढ़ाई हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। इन दोनों में फर्क क्या है दोनों न्यूमेरिक डेटा, इसमें भी आपको न्यूमेरिक डेटा मेंशन होगा डेटा के अंदर, और इसमें भी हम आपका न्यूमेरिक वैल्यू होगी आपके हर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। देखें, चाहे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, इसका भी एक नंबर में आंसर आएगा न्यूमेरिक फिगर में, नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस, सबका आंसर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी तरीके से एज ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड वेट ऑफ अ पर्सन, ये सब भी न्यूमेरिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये इनका आंसर भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आती हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, विच इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। अब पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है डिस्क्रीट वेरिएबल में और कंटिन्यूस वेरिएबल में। डिस्क्रीट वेरिएबल वो तमाम वेरिएबल होते हैं जिनका आंसर हमेशा होल नंबर में आएगा। होल नंबर मतलब इसका आंसर एक फिक्स नंबर होगा, कभी पॉइंट्स में इसका आंसर नहीं आएगा, और अगर पॉइंट्स में आंसर आएगा तो आपके पास वो कंटिन्यूस डेटा में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी, आई होप समझ में आ रही है आपको। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो हमेशा आपका आंसर एक होल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 35 इज अ होल नंबर। इट टेक्स ओनली द वैल्यूज इन होल नंबर्स विद इन अ गिवन इंटरवल। हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल में होल नंबर आएगा, कभी भी इसमें पॉइंट में वैल्यूज नहीं आएंगी। आप खुद सोचें कि अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, तो आप कहेंगे 35। कभी मुझे ये आंसर नहीं मिलेगा कि सर आज क्लास में 35.5 स्टूडेंट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा आपको होल नंबर में आंसर मिलेगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, अगर आप कहते हैं लाइब्रेरी में जो है वो सर 1000 बुक्स हैं, तो 1000 इज अ फिक्स नंबर। आप कहेंगे 900 बुक है, 950 बुक है, कभी भी आपका आंसर ये नहीं होगा सर 950.8 बुक्स पढ़ी हैं लाइब्रेरी के अंदर,
क्योंकि ये वो डेटा है नंबर ऑफ बुक्स जो कि डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ बुक्स इज दैट कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली बट ऑलवेज मेंशन इन अ होल नंबर। इसका मतलब है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट वेरिएबल का काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा सिर्फ होल नंबर की वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी है नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस। एक हाउस में कितने रूम हैं? आपने कहा सर हाउस में हमारे पास 6 रूम्स हैं। कभी भी हम आंसर इसका 6.5 या 6.7 या 6.3 नहीं दे सकते, क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स हमेशा एक होल नंबर होता है और इसकी वैल्यू हमेशा होल नंबर में लिखी जाती है। अब चलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल की तरफ। कंटिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं तमाम ऐसे वेरिएबल जिसमें हम न्यूमेरिकली और न्यूमेरिकल डेटा भी होता है और फ्रैक्शनल डेटा भी होता है। फ्रैक्शनल डेटा से मुराद ये होता है कि जिसमें पॉइंट की वैल्यू भी इन्वॉल्व होती है और आंसर आपका पॉइंट्स में आ सकता है। जैसे कि उसने कहा एज ऑफ अ स्टूडेंट, तो एज स्टूडेंट की 17 ईयर्स भी हो सकती है, 17.5 ईयर्स भी हो सकती है, 17.8 ईयर्स भी हो सकती है। इट माइट बी पॉसिबल कि उसकी एज जो है पॉइंट में हो या फिक्स नंबर हो, ठीक है। लिहाजा अगर मैं लिख दूँ 17.5 ईयर्स, इसका मतलब है कि एज एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं कह सकते, यानी वो फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक स्टूडेंट जो है वो 17 ईयर्स का है तो अब डायरेक्ट वो 18 का हो जाएगा, ठीक है, या डायरेक्ट वो 20 का हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वो 16 ईयर्स का स्टूडेंट है तो 17 ईयर्स होने तक उसका डेटा कंटिन्यूस होगा, वो 16.1 का होगा, 16.2 का होगा, 16.3 का होगा, और जैसे ही 12 महीने गुजरेंगे तो वो 17 ईयर्स का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एज ऑफ ए स्टूडेंट हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकती है और होल नंबर नहीं हो सकती। अब चलते हैं टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। एक प्लेस का टेम्परेचर 32 भी हो सकता है, 32.5 भी हो सकता है, 32.8 भी हो सकता है और 32.54 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आज जो है टेम्परेचर हमारे पास हो रहा है 32.54 सेल्सियस, तो ये 0.54 आप देख सकते हैं, इट मींस इट इज अ कंटिन्यूस डेटा, इट इज नॉट अ डिस्क्रीट डेटा। एंड फाइनली हमारे पास है वेट ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का वेट, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर एक पर्सन का वेट है 400 न्यूटन, ठीक है, वेट का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। मैं कहूँ किसी पर्सन का वेट जो है हमारे पास 400 न्यूटन है, तो ज़रूरी नहीं है 400 न्यूटन हो, वो 406 न्यूटन भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है, वेट से आप मास की एग्जांपल ले लें। अगर मैं मास की बात करूँ कि आपका मास कितना है, तो आप कहते हैं सर 50 kg। ज़रूरी नहीं कि 50 हो, फिर 51 हो, 50.5 भी हो सकता है, ठीक है, 50.8 भी आपका मास हो सकता है केजी के अंदर। इसी तरीके से वेट ऑफ अ पर्सन भी हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है, क्योंकि उसका आंसर हमारे पास पॉइंट्स में, डेसिमल्स में और फ्रैक्शन वैल्यू भी हमारे पास हो सकती है। लिहाजा स्टूडेंट आज हमने वेरिएबल की भी कवर किया और वेरिएबल की 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, जिसमें फर्स्ट 2 टाइप्स वेरिएबल की होती हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। देन क्वांटिटेटिव वेरिएबल की 2 टाइप फर्दर होती हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। आज हम यहीं तक रखेंगे टॉपिक को और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर टॉपिक की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।